हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सभी को यूपीएससी एग्ज़ाम किस तरह से आप बिना किसी डर के क्रैक कर सकते हैं इसमें हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे पास एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरे पास आप लोगों के लिए कोई भी ट्रिक, तिगड़म या फिर शॉर्टकट्स नहीं है। मेरा एक ही मोटो है कि अगर आपको डर भगाना है तो आपको एफर्ट्स बढ़ाना होगा। तो अगर आप एफर्ट्स वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आगे बने रहिए, और अगर आपको ट्रिक चाहिए, तिगड़म चाहिए या शॉर्टकट्स चाहिए तो आई एम सॉरी, आप अभी जा सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के सेशन पे। दोस्तों, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। यानी जब यूरोपीय ताकत इंडिया आते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि पोर्टुगीज जो अ, एक एक्सप्लोरर था वास्को डी गामा, वो सबसे पहले इंडिया आता है और फिर धीरे 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 इंडिया आने का रास्ता खुल जाता है। अब वास्को डी गामा से पहले भी यूरोप से इंडिया का रिलेशन रहता है, ठीक है। हालांकि चलिए इस पर डिस्कशन होते रहेगा क्वेश्चंस के साथ में। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। फॉर्चुनेटली तीनों बार मेरा प्रीलिम्स हो चुका है और अभी मैं अपने मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो एक नेम है पॉलिसी का, ब्लू वाटर पॉलिसी, विच एम्ड टू मेक यूरोपियन पावर एज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। दोस्तों, वास्को डी गामा इसका आंसर नहीं है, तो एक्सप्लोरर था, हालांकि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। सबसे पहले ये इंडिया में आया केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? केप ऑफ गुड होप है अफ्रीका में। ये आपका अफ्रीका का मैप है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। इधर पुर्तगाल है, पुर्तगाल से ये इस रास्ते से आया, यहाँ पर रुका और यहाँ से फिर ये इंडिया आया, यहाँ कालीकट, ठीक है। तो कालीकट में आया, तो कालीकट से इसने जो कॉटन वगैरह के कपड़े उठाए और उधर ले जा करके बेचा, उस कॉटन के कपड़े को बोला गया कालीको। ये सब आप अपने बुक में पढ़े होंगे। तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं दोस्तों, वास्को डी गामा इज नॉट द आंसर। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा इसका आंसर। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो है फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था और वो चाहता था कि जो इंडियन ट्रेड है उस पर पोर्तुगीज का एकाधिकार हो जाए, और इसके लिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो भी मुगल वगैरह से रिलेटेड, मुगल का ट्रेड करने के लिए जो अरेबियन शिप्स वगैरह हैं उसको ये लोग क्या करते थे, डुबा देते थे। तो डुबा देते थे तो इंडियन ट्रेड को काफ़ी नुकसान होने लगा। तो इस कारण से जो मुगल रूलर्स थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब आप ही, मतलब पोर्तुगीज पावर ही हमारा ट्रेड को कंट्रोल करेगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा इंडिया में पोर्तुगाल का फर्स्ट गवर्नर था, और ये जो अल्फांसो डी एल्ब्यूकर्क है ये सेकेंड गवर्नर था। हालांकि ब्लू वाटर पॉलिसी रिलेटेड है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा से, और अल्फांसो डी एल्ब्यूकर्क ने दोस्तों पोर्तुगीज पावर को इंडिया में अच्छे से वेल इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका आगे आया था दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया था हर्षवर्धन नवाटे से, जिसने सबसे पहला केबीसी जीता था। आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैं बचपन में देखा था तो मुझे याद आ गया अचानक से। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे वो इंडियन ट्रेड पर कंट्रोल कर रहा था दोस्तों। तो कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया एंड डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड, यानी जो अरेबियन ट्रेड था उसको डिस्ट्रॉय करके बाय सीजिंग एडेन। एडेन है आपका येमेन के नीचे, ऑरमूज, ऑरमूज बेसिकली हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ही ओल्ड नेम है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के नीचे, ठीक है। और मलक्का, मलक्का है आपका
मलयन पेनिनसुला पर। ये बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। तो इस पर वो अपना कंट्रोल करके उसने क्या किया कि जो मुस्लिम ट्रेड था उसको बहुत कमज़ोर कर दिया दोस्तों। यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग बैटल्स एंड पावर्स अमंग विच इट वॉज फॉट। मैच द एबव पेयर्स। इन पेयर्स को दोस्तों मैच करना है, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं हम लोग। तो पहला है बैटल ऑफ वांडीवॉस। बैटल ऑफ वांडीवॉस किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों बैटल ऑफ वांडीवॉस लड़ा गया था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। और बैटल ऑफ वांडीवॉस है थर्ड कर्नेटिक वॉर के दौरान। ये थर्ड कर्नेटिक वॉर के दौरान हुआ था दोस्तों, बैटल ऑफ वांडीवॉस। और मैं बता दूं इसमें जो इंग्लिश जनरल थे उनका नाम था आयर कूट, ठीक है। देखिए वैसे हर एक युद्ध या लड़ाई से रिलेटेड कोई कौन जनरल था नहीं था ये सब याद नहीं रखना है, बट ये सर आयरकूट का नाम आपका एनसीईआरटी बुक में भी आता है, ठीक है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि थर्ड कर्नेटिक वॉर में बैटल ऑफ वेंडीवॉस एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें इंग्लिश को लीड कर रहे थे आयरकूट, और फ्रेंच को लीड कर रहे थे आर्थर डी लैली। बट वो सब छोड़िए, आयरकूट आप याद रखिए इज रिलेटेड टू बैटल ऑफ वेंडीवॉस विच वॉज फॉट बिटवीन इंग्लिश वर्सेस इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड इट वॉज पार्ट ऑफ द थर्ड कर्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट तो सही मैच है, वन का हो जाएगा ए, वन का हो गया दोस्तों ए। अब टू का देखिए, टू का देखने से पहले आप थ्री का देखिए। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली इंग्लिश और शाह आलम टू के बीच में लड़ा। बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था बैटल ऑफ पानीपत के बाद। बैटल ऑफ पानीपत में जो बंगाल का नवाब था यानी सुजाऊ दौला, उसको हरा करके, ठीक है, उसके जगह पर बिठा दिया गया मीर जाफर को। मीर जाफर ने जब ब्रिटिशर्स की बात माननी बंद कर दी तो मीर जाफर के जगह पर उठा करके बिठा दिया गया मीर कासिम को। मीर कासिम को जब मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स की बात मानना बंद कर दिया तो मीर कासिम को हटा करके उसके जगह पर फिर से बिठा दिया गया मीर जाफर को। इस बात से मीर कासिम जो है वो नाराज हो गया और मीर कासिम चला गया अवध। ठीक है, और अवध में जा करके वो क्या करता है, अवध का नवाब था सुजाऊ दौला। ठीक है, अवध का नवाब सुजाऊ दौला और दिल्ली का बादशाह शाह आलम, ये तीनों मिल जाते हैं। यानी मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाऊ दौला और शाह आलम, ये तीनों मिल जाते हैं और ब्रिटिश से एक वॉर लड़ते हैं बक्सर में। कब? 1765 में। हालांकि ये तीनों हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इसके बाद संधि होती है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो ये बात सही है कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है किसके बीच में हुआ? तो इंग्लिश, और एक साइड इंग्लिश है और दूसरे साइड शाह आलम है। हालांकि शाह आलम टू के साथ साथ में सुजाऊ दौला भी है अवध का नवाब, और मीर कासिम भी है जो कि बंगाल का एक्स नवाब हो गया दोस्तों। तो सेकेंड का सी सही है, ये सॉरी थर्ड का सी सही है, फर्स्ट का ए सही है। अब आते हैं फोर्थ पर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा गया है? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होगा कि तीसरा जो पानीपत का युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया है। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी गई थी लगभग 1761 ईस्वी में। ठीक है, अब बच गया डच वर्सेस इंग्लिश और बैटल ऑफ बिदारा। तो बैटल ऑफ बिदारा जो है वो डच और इंग्लिश के बीच में लड़ी गई थी दोस्तों। और ये आपका पार्ट थी, ये भी पार्ट थी आपका इसका कर्नाटिक वॉर का ही पार्ट थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन का ए, ठीक है, टू, टू का डी, थ्री, थ्री का सी और फोर का बी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में, वन का ए, टू का डी, थ्री का सी, फोर का बी। इसको मार दीजिए, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं।
थोड़ा लोडेड इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर दोस्तों, एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो ध्यान से सुनिए अभी फिलहाल 1 के स्पीड में, और जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो इसी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप 1.5 या 1.75 की स्पीड में, आपको एकदम अच्छे से ये सब याद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया। पोर्तुगीज रूल इन इंडिया से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ना है। देखिए, पोर्तुगीज वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर हु स्टार्टेड स्लेव ट्रेड इन इंडिया। देखिए, ये स्टेटमेंट एक्चुअली दोस्तों सही है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज रूल भी ही स्टार्ट भी होता, मतलब पोर्तुगीज रूल नहीं था, बट पोर्तुगीज पावर ही सबसे पहले आए थे। और वो लोग क्या करते थे, ये साउथ इंडिया वगैरह से पकड़ पकड़ के लोगों को लेते जाते थे, और अपना स्लेव ट्रेड करते थे साउथ अमेरिका के साथ में एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। मुगल एम्पेयर अकबर ऑर्डर्ड द बंगाल गवर्नर टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पोर्तुगीज। दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, ठीक है, क्योंकि अकबर के टाइम में पोर्तुगीज पावर इतना भी मजबूत नहीं हो गया था कि अकबर को उससे थ्रेट फील हो, ठीक है। यही काम किया है लेकिन शाहजहां ने किया है, ठीक है। शाहजहां ने क्या किया कि उसने बोला इसको बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, कि पोर्तुगीज के खिलाफ थोड़ा पोर्तुगीज को थोड़ा कंट्रोल में रखो बस, ठीक है। तो ये अकबर वाला पार्ट गलत है दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। ये देखिए, शाहजहां शाहजहां ऑर्डर्ड बंगाल गवर्नर कासिम खान टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पोर्तुगीज, द सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पोर्तुगीज फ्लीइंग, ठीक है। तो शाहजहां के अंडर में ये पोर्तुगीज को कंट्रोल किया गया था बंगाल में। ये दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू द यूरोपियन पावर्स एंड द फर्स्ट फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड बाय देम, ठीक है। तो इधर यूरोपियन पावर्स है दोस्तों डच, इंग्लिश और फ्रेंच, और इधर उनके फैक्ट्रीज का नाम दिया हुआ है। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। तो डच ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किया था दोस्तों, तो मासूलीपट्टनम में किया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इंग्लिश ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ शुरू किया था, तो सूरत में शुरू किया था, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की थी दोस्तों, तो फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कोचीन में स्टार्ट नहीं की थी, फ्रेंच की भी सबसे फर्स्ट फैक्ट्री थी दोस्तों सूरत में, ठीक है। ये लगभग 1664 ईस्वी के आसपास की बात है, ठीक है। तो ये फ्रेंच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है, सूरत में। डच फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है, मासूलीपट्टनम में। इंग्लिश फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है, सूरत में। ये तीन ही मेन पावर है, इसको आप याद कर लीजिए, डच मासूलीपट्टनम, इंग्लिश सूरत, फ्रेंच सूरत, ठीक है। तो पढ़ लीजिए। डच ने सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश की, तो मासूलीपट्टनम में। इंग्लिश ने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की, ठीक है, ठीक है, ट्रेडिंग इन्होंने मासूलीपट्टनम में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सबसे फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने स्टार्ट की थी दोस्तों सूरत में। फिर देखिए, फ्रेंच ने कहाँ सबसे पहले स्टार्ट की, तो फ्रेंच ने सबसे पहले स्टार्ट की अपनी फैक्ट्री सूरत में, ठीक है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर इन इंडिया। यूरोपियन पावर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। द फारूक सियार्स फरमान एग्जेम्प्टेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ये बिल्कुल सही दोस्तों, ये फारूक सियार ने लगभग 1717 ईस्वी में फरमान दिया था, जिससे बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना था, मुगल लोगों को लगभग 3000 रुपये साल के देने थे, ठीक है, और एडिशनल कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकेंड है, शाहजहां ग्रांटेड फ्रेंकोइस द फ्रेंच गवर्नर अ साइट फॉर सेटलमेंट एट
मासूलीपट्टनम। तो दोस्तों ये एक्चुअली सही नहीं है, ये एक्चुअली गलत है। जो फ्रेंकोइस है यानी फ्रेंच गवर्नर, उसको मासूलीपट्टनम में सेटलमेंट के लिए जो साइट दिया था वो वहीं के गवर्नर ने दिया था। ठीक है, यानी बीजापुर सुल्तान के जो गवर्नर थे, ये जो मासूलीपट्टनम है ना, ये बीजापुर के अंदर आएगा दोस्तों। आपको पता है 3 सुल्तान थे वहाँ पर, अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा। तो मासूलीपट्टनम आएगा बीजापुर के अंदर में। ठीक है, और इसको मासूलीपट्टनम को जो साइट दिया गया है सेटलमेंट के लिए, ये शाहजहाँ ने नहीं ग्रांट किया था, बीजापुर के सुल्तान ने ही ग्रांट किया था। ठीक है, तो सेकेंड इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर थर्ड देखिए, मुगल एम्पेयर अकबर वाज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द पोर्तुगीज रिजिम। ये एक्चुअली गलत है दोस्तों। एक्चुअली अकबर के से रिलेटेड आप देखें तो अकबर काफ़ी सेकुलर था। उसने क्या किया था, सभी धर्म के लोगों को बुला करके उनसे बहस बहस नहीं करता था, उनसे वो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता था। और इस सीख के आधार पर ही उसने सुलह कुल नामक एक परंपरा चलाई थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी लोग मिलजुल करके रहे। ठीक है, सुलह मतलब सभी में सुलह हो। ठीक है, ठीक है। तो ये थर्ड पोर्शन एक्चुअली गलत है। इसने क्या किया था, पोर्तुगीज लोगों को बोला था कि आप अपने जो बेस्ट प्रीस्ट हैं उनको मेरे पास भेजिए। ठीक है, और वो दोनों प्रीस्ट भी आ गए थे अकबर को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कि अगर अकबर ही क्रिश्चियन बन जाए तो क्या पता बहुत लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एक्चुअली सेकेंड और थर्ड यहाँ पर इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। आइए दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन रूल इन इंडिया। यूरोपियन रूल से रिलेटेड स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट, ड्यूप्लेक्स गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी वॉज बिहाइंड द आइडिया ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। दोस्तों वैसे आप सब्सिडियरी अलायंस से रिलेटेड अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सब्सिडियरी अलायंस रिलेटेड है लॉर्ड वेलेस्ली से। ठीक है, लेकिन ये लॉर्ड वेलेस्ली था इंग्लिश, और इसने इंट्रोड्यूस किया सब्सिडियरी अलायंस काफ़ी बाद में। ठीक है, बट सबसे पहले ये जो पौंडीचेरी का गवर्नर था ना ड्यूप्ले सबसे पहले ही ये क्या किया था, सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट ले आया था। ठीक है, ये क्या किया कि हैदराबाद का जो सूबेदार है, यानी हैदराबाद का किंग जो है, ठीक है, तो हैदराबाद का जो बादशाह हो गया, राजा किंग जो भी है, और आरकॉट का, उन लोगों को ये बोला कि देखो आप लोग की तरफ से हम लोग लड़ाई करेंगे, आप लोग बस जो फौज है उसको मेंटेन करने का पैसा आप लोग दो, और आप लोग की तरफ से हम लोग लड़ाई करेंगे। और इस तरह से ये कोशिश करने लगा कि हैदराबाद और आरकॉट में अपने फेवरेबल रूलर्स को बिठाया जाए। ठीक है, जैसे चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, इन लोगों के बीच में इसने काफ़ी ये किया। बट आपको वो सब ध्यान में नहीं रखना है, फिलहाल आप ये बस जानिए कि हाँ, डुप्लेक्स जो है वो गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी था। ठीक है, और उसने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को के आइडिया को स्टार्ट किया, और ये फ्रेंच गवर्नर था दोस्तों। देखिए अभी तक इंडिया में कौन कौन आ चुके हैं, पोर्तुगीज आ चुके हैं, फ्रेंच आ चुके हैं, इंग्लिश आ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फिर देखिए सेकंड पढ़िए, चार्ल्स ये गोदेहू सक्सेसर ऑफ डुप्ले एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटिंग इंग्लिश पावर। तो दोस्तों एक्चुअली सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पावर को कन्फ्रंट कर रहा था कौन, डुप्लेक्स। इंग्लिश पावर को डुप्लेक्स जो है वो कन्फ्रंट कर रहा था। तो इस कॉन्फ्रंटेशन से जो फ्रेंच थे वो बहुत परेशान हो गए थे। उनको लग रहा था कि भाई इंडिया में गए हो तो वहाँ ट्रेड करो, वहाँ ब्रिटिशर से लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोगों ने डुप्लेक्स को हटा दिया था। ठीक है, और डुप्लेक्स के जगह पर उन्होंने भेजा गोदेहू को कि भाई तू लड़ाई वड़ाई मत कर, तू जो है सिंपल वहाँ पर ट्रेड कर। तो इसलिए सेकेंड एक्चुअली गलत है, वो इंग्लिश को कॉन्फ्रंट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं दोस्तों। थर्ड स्टेटमेंट है, पोर्तुगीज गवर्नर नीनो द कुन्हा वाज ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो दोस्तों ये एक्चुअली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि देखिए
गुजरात जो है वो मुगल रूल के अंदर में आ जाएगा लगभग 1530 के बाद। ठीक है। और उसके पहले जो है उसका रूलर है, लास्ट रूलर समझ लीजिए बहादुर शाही है। ठीक है। बहादुर शाह उसको रूल करा लगभग 1529 वगैरह के आसपास में। ठीक है। और उस टाइम में जो है ये नीनो दा कुन्हा जो है वही रहता है पोर्तुगीज गवर्नर। आप समझ लीजिए ना, सबसे पहले तो क्या हो गया, एल्मीडा। उसके बाद आ गया एल्बुकर्क। ठीक है। एल्मीडा स्टार्ट करेगा कब कब, लगभग 1501 वगैरह के आसपास में। फिर कुछ सालों के लिए एल्बुकर्क आएगा 1505 वगैरह के बाद में। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ये आ जाएगा आपका नीनो दा कुन्हा आ जाएगा। ठीक है। तो नीनो दा कुन्हा जो है बहादुर शाह गुजरात के आसपास का ही एक, मतलब उसके कंटेम्पररी ही है। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया बी। देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स आपको प्रॉपर, मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। याद नहीं है तो वीडियो को आराम से एक दो बार सुनिए कि जो भी एडिशनल मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो क्या है। देखिए दोस्तों 7th क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। द वॉर वॉज फॉट बिटवीन डच एंड फ्रेंच वंस। ये तो गलत है। ठीक है। क्योंकि ये किसके बीच में लड़ा गया था, आपको पता है कि फ्रेंच एंड इंग्लिश लोगों के बीच में लड़ा गया था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का वॉर था, मतलब कि वहाँ पर कौन रूल करेगा नहीं करेगा, उस कारण से फ्रेंच और इंग्लिश में वहाँ पर लड़ाई शुरू, और वही लड़ाई इधर भी आगे इंडिया में भी आगे, और इंडिया में उसको फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कहा गया। ठीक है। ये लड़ाई इंडिया से बाहर शुरू हुई थी, इसीलिए इंडिया से बाहर इसकी ट्रीटी भी हुई, और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ आई ला चैपेल। ये देखिए ट्रीटी ऑफ आई ला चैपेल, इट इंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ आई ला चैपेल। तो सेकंड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। ये लड़ाई डच और फ्रेंच के बीच में नहीं थी, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में थी। फिर देखिए द बैटल ऑफ सेंट थॉम वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। हाँ दोस्तों, सेंट थॉम है मद्रास, मद्रास में। ठीक है। तो ये सेंट थॉम में भी लड़ाई हुई थी, तो ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 ओनली, फर्स्ट गलत है। तो पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ सीक्वेंस में सजाना है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एबव इवेंट। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ, वैसे वैसे। ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो जाएगा लगभग 1600 ईस्वी में। ठीक है। तो ये सबसे पहले होगा दोस्तों, सबसे पहले हो गया 4, क्योंकि ये सारी लड़ाई वड़ाई उसके बाद ही में होगी। ठीक है। फिर मैं आपको बताया कि बैटल ऑफ वैंडी वॉस इज रिलेटेड टू ये आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है। अभी ऊपर किसी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बैटल ऑफ वैंडी वॉस जो है बेसिकली थर्ड कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड है, जिसमें कि आपके सर आयरकूट लड़े थे इंग्लिश की तरफ से। ठीक है। तो ये थर्ड कर्नाटिक वॉर से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर उसके पहले होगा। ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो थर्ड कर्नाटिक वॉर को ख़त्म करने के लिए हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कर्नाटिक वॉर के भी बाद में होगा। तो अब देखिए सबसे पहले तो 4 होगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद होगा सेकेंड कर्नाटिक वॉर। ठीक है। यानी कि 2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा थर्ड कर्नाटिक वॉर। बैटल ऑफ वेंडी वॉस थर्ड कर्नाटिक वॉर का एक पार्ट है। ठीक है। तो उसके बाद होगा 4, 2 के बाद होगा 1। और
बैटल ऑफ वांडीवास यानी थर्ड कर्नेटिक वॉर के बाद होगा। थर्ड कर्नेटिक वॉर को खत्म करने वाली ट्रीटी, थर्ड कर्नेटिक वॉर को खत्म करने वाली ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो 3 हो जाएगा उसके बाद। तो आपको पता रहेगा ना अगर कि बैटल ऑफ वांडीवास थर्ड कर्नेटिक वॉर का पार्ट है, ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कर्नेटिक वॉर को खत्म करने वाली ट्रीटी है, तो फिर आप इसको आसानी से सजा पाएंगे। सबसे पहले होगा 4, फिर होगा 2, फिर होगा 1, फिर होगा 3। 4 2 1 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757। ठीक है, 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। देखिए, इट वॉज फॉट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पेरर शाह आलम टू। दोस्तों, शाह आलम टू ने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, जो कि लड़ी थी 1765 में। तो आपको लग सकता है कि हाँ भाई 1757 से उसी का रूल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के मरने के बाद जो है, औरंगजेब का डेथ हो गया था लगभग 1707 ईस्वी में। उसके बाद जो है कोई भी मुगल शासन बहुत मतलब किसी भी मुगल शासक ने बहुत ज़्यादा दिनों तक रूल किया ही नहीं है। ठीक है, तो 7 साल 8 साल लगातार रूल तो आप बहुत उसको भूल ही जाइए। ठीक है, तो शाह आलम टू इसका रूलर नहीं था। बैटल ऑफ प्लासी के दौरान दिल्ली का रूलर था आलमगीर टू। तो ये आप एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, कि प्लासी के युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? आलमगीर टू था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर आप सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए। The troops of East India Company led by Robert Clive fought against Sirajudaulah, who was the last independent नवाब ऑफ बंगाल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लासी में यही हुआ था कि इधर रॉबर्ट क्लाइव था एक तरफ और एक तरफ था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के का एक मीर था, मीर जाफर। ठीक है, मीर कहते थे मिलिट्री के कमांडर्स को। ठीक है, मीर जाफर ने पूरी तरह से दगा दे दिया दोस्तों। सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ा ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं तुमको नवाब बना दूंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली युद्ध है ही नहीं, ये बिल्कुल दगाबाजी है। ठीक है, जब सिराजुद्दौला की पूरी फौज ने लड़ी ही नहीं तो मैं उसको उसका हार कैसे मान सकते हैं। लेकिन छोड़िए, ये सब तो पुरानी बात होगी, अब उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। हम लोग सिर्फ राइट आंसर मार सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 ओनली। इसको पढ़िए। देखिए, व्हाट डज द टर्म चतुष्पाठी एंड टोल्स रेफर टू। अगर किसी के पास थोड़ा सा लॉजिक हो तो यह समझ लेगा। चतुष्पाठी, पाठी पाठ पढ़ना, ये है सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। बेसिकली ये सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन है दोस्तों। जो प्राइमरी एजुकेशन होते थे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए होते थे उस टाइम में पाठशाला या फिर मक्ताब्स। ठीक है, पाठशाला हो गया, जिसमें बेसिकली हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और मक्ताब्स हो गए जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ते थे। लेकिन ये प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। और हायर एजुकेशन के लिए जो सेंटर्स होते थे उसको चतुष्पाठी या टोल्स बोलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। ये देखिए, द हिंदू एंड मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल्स वेर कॉल्ड पाठशाला एंड मक्ताब्स। ठीक है, और चतुष्पाठीज और टोल्स वेर वेर द सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। ठीक है, आइए दोस्तों 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सिख रूलर रणजीत सिंह। आपको पता है ये जब बंदा बहादुर की डेथ हो गई थी, डेथ क्या हुआ था, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया था फारूक सियार ने। ठीक है, बट ठीक है, बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो है पंजाब जो है वो बहुत सारे मिस्र के अंदर
बटा हुआ था, मतलब कि छोटे छोटे एरिया पे अलग अलग मिस्ल लोगों का रूल था, जैसे अहलूवालिया मिस्ल और भांगी मिस्ल, इस तरह से। ठीक है, तो उसी में से एक रणजीत सिंह थे जो कि सुकरचकिया मिस्ल से थे। ठीक है, सुकरचकिया मिस्ल से थे, और उन्होंने क्या किया, इन सभी मिसलों को इकट्ठा करके अपना राज्य स्थापित किया था दोस्तों। तो अब इनके बारे में पढ़िए कि ही वॉज द चीफ ऑफ द सुकरचर्या नहीं है, सुकरचकिया है, बट ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ थोड़ा गलत है स्पेलिंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड पढ़िए, ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी अलोंग द यूरोपियन लाइन्स विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स। दोस्तों ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मतलब जो रणजीत सिंह की आर्मी है वो काफ़ी मॉडर्न थी दोस्तों, और वो बाहर से इंस्ट्रक्टर्स बुलाते थे और अपने लोगों को उसे उनके हेल्प से ट्रेंड करते थे। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स भी मतलब रणजीत सिंह के होते हुए पंजाब पर अटैक करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड पढ़िए, रणजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर। फाउंड्रीज मतलब दोस्तों फैक्ट्री कह लीजिए। ठीक है, और यहाँ जहाँ लाहौर में उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्री बनाई थी जिसमें कि तोपें बनाई जाती थी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो पढ़ लीजिए। आइए 12th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात की जा रही, यानी 1701 से लेकर 1799, मतलब ऐसे रफली है। ठीक है, अब देखिए, एग्रीकल्चर मेड प्रोग्रेस विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल गलत है दोस्तों। एग्रीकल्चर जो है इस टाइम बहुत सफ़र कर रहा था। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे, और उन लोगों ने क्या नाम है, मतलब अलग अलग टैक्सेस के थ्रू, जैसे आपका 1757 में प्लासी जीत लिया, 1765 में उन्होंने बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी राइट्स ले लिया। तो इस उसके बाद से फिर उन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि भारत के किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर देखिए, इंटर कास्ट मैरिजेज वेयर फॉरबिडन। हाँ, तो इस टाइम में इंटर कास्ट मैरिज दोस्तों नहीं होती थी। ठीक है, मतलब कि अगर एक कास्ट है तो दूसरे कास्ट में उसकी शादी नहीं हो सकती थी। इसको बहुत बुरा माना जाता था। कोई कर ले वो अलग बात है, लेकिन इसको काफ़ी बुरा माना जाता था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, टू ओनली। तो पढ़ लीजिए। आइए 13th क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिल्ड द असफी इमाम बाड़ा। दोस्तों असफी इमाम बाड़ा, या फिर जिसको हम लोग बड़ा इमाम बाड़ा भी बोलते हैं, ये है लखनऊ में। और इसको बनाया था असफुद्दौला ने, जो कि अवध के नवाब थे। कब थे? लगभग 1780s में थे। ठीक है, तो देखिए ना, असफी न इमाम बाड़ा, असफी इमाम बाड़ा की कौन बनाएगा? असफ बनाएगा। ठीक है, यानी असफ का इमाम बाड़ा। वैसे इमाम बाड़ा क्या होता है दोस्तों? इमाम बाड़ा एक टाइप की मस्जिद ही होती है, लेकिन मस्जिद और इमाम बाड़ा में अंतर ये है, ये इमाम बाड़ा डेडिकेटेड होता है इमाम हुसैन को। आपको पता है कि इमाम हुसैन जो है उन्होंने करबला की लड़ाई लड़ी थी, और करबला की लड़ाई में इनकी डेथ हो गई थी, शहादत कहते हैं। ठीक है, तो इनको ही डेडिकेटेड जो बेसिकली आर्किटेक्चर होती है उसको हम लोग इमाम बाड़ा बोलते हैं। और लखनऊ में काफ़ी सारे इमाम बाड़ा हैं, जिसमें से कि एक है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसको कि असफी इमाम बाड़ा भी बोलते हैं। और असफी इमाम बाड़ा को बनवाया था असफ उद दौला ने, जो कि अवध के नवाब थे 1780 के दौरान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 13 का ए, असफ उद दौला ने बनवाया है असफी इमाम बाड़ा। सो पढ़ लीजिए। आइए 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दोस्तों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का कहानी आपको पता है, पहले हुआ बैटल ऑफ बक्सर।
बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड है इंग्लिश वर्सेस अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है। फिर है आपका बंगाल का एक्स नवाब मीर कासिम, और फिर दिल्ली का बादशाह, हालांकि वो दिल्ली में रहता नहीं था, उसको उसी के नोबल ने दिल्ली से भगा दिया था, वो किसी तरह से इधर इलाहाबाद वगैरह के आसपास में रहता था, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ा था, जिसमें कि ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे, ठीक है। ब्रिटिश जब जीत गए तो देखिए, ब्रिटिश जीत गए तो ये ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्या किया जाए, अब जीत तो गए, अब अवध बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह तीनों हमारे सामने है, तो सबका सर कलम कर दिया जाए कि ऐसी क्या संधि किया जाए कि जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। तो फिर उन लोगों ने जो है रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद भी ऐसी संधि की थी जिससे कि ब्रिटिशर्स को खूब फायदा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलवाया और रॉबर्ट क्लाइव ने फिर संधि करवाई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि इट वॉज साइंड बाय रॉबर्ट क्लाइव विद द नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पेयर शाह आलम टू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइट। फिर देखिए सेकेंड पढ़िए, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार बंगाल एंड उड़ीसा। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला इसको, शाह आलम टू को, कि हम लोग को बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट्स दे दो, क्योंकि उस एरिया में उनका ऑलरेडी थोड़ा कमांड तो था ही पहले से, ये प्लासी के युद्ध के बाद से, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ का दीवानी राइट्स दे दो। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देखिए, द मुगल एम्पेयर सरेंडर्ड इलाहाबाद टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। देखिए ये जो मुगल बादशाह है उसको उसके नोबल ने तो दिल्ली से भगा दिया है, उसके पास रहने होने के लिए कुछ था नहीं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब को बोला कि हमको इलाहाबाद दे दो, इलाहाबाद दे दो। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ले लिया अवध के नवाब से, और इलाहाबाद वापस दे दिया शाह आलम को कि भाई चलो तुम बादशाह है तो कम से कम थोड़ी इज्जत से रह लो यहीं पे इलाहाबाद में, ठीक है। तो थर्ड एक्चुअली गलत है। मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दी थी इलाहाबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद का जो फोर्ट है वो मुगल बादशाह को दिया था। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका एक्चुअली रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। तो पढ़ लीजिए। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पेयर्स मैच करने हम लोग को। एक तरफ है एंग्लो मैसूर वार, आपको पता है कि 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे, ठीक है। चौथे में तो क्या है, टीपू सुल्तान मर ही गया, तो चौथे के बाद क्या ही ट्रीटी होगी, टीपू सुल्तान खत्म हो गया चौथे में, कब, लगभग 1799 ईस्वी में। तो इसके बाद कोई ट्रीटी नहीं होगी, यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के लिए कोई ट्रीटी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है उसके बाद आपकी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हैदर था, ठीक है, वो हैदर ने क्या किया था, यानी टीपू सुल्तान का फादर था हैदर, हैदर ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था और मद्रास का फोर्ट कैप्चर कर लिया था, तो इसीलिए ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर में हुए थे ट्रीटी ऑफ मद्रास। फिर देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, सेकेंड में ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड में ट्रीटी हुई थी दोस्तों ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ठीक है। थर्ड ट्रीटी बहुत ही भयावह थी दोस्तों। थर्ड ट्रीटी के अंतर्गत मतलब टीपू सुल्तान को काफ़ी पैसे भी देने पड़े थे ब्रिटिशर्स को, लगभग 3 करोड़ या 6 करोड़, और चूंकि पैसे वो इकट्ठा नहीं दे पाया था तो बोला कि आधे पैसे दे दो, और आधे पैसे के बदले में जो ये आपका कॉर्नवालिस था वो क्या किया, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने साथ लेकर के चला गया था दोस्तों। और इसकी एक पेंटिंग भी बनी हुई है, जब ये पेंटिंग में देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी हालत कर दी थी इंडिया के रूलर्स की, ठीक है। बट चलिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपन यूपीएससी के एग्जाम निकालते हैं। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मद्रास,
और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसको अभी के अभी आप लोग याद कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अगर याद नहीं है तो 2-3 मिनट दे करके इसको याद कर लीजिए। तो इसमें कोई भी करेक्टली मैच्ड है ही नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। देखिए, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार था उसमें टीपू सुल्तान हार गया था, तो वॉर डैमेज के रूप में उसको 3 करोड़ रुपए देने पड़े थे। ठीक है, और हाफ ऑफ द इंडेमनिटी, ठीक है, वो उसको तुरंत देना था, यानी 1.5 करोड़ रुपये तुरंत देना पड़ा था। और बाकी आधे के बदले वो टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को किडनैप करके हॉस्टेज के रूप में लेते गया था। तो ये है दोस्तों। आइए 16th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डज द टर्म दस्तक रेफर टू? दस्तक किससे रिलेटेड है दोस्तों? आपको पता ही होगा कि दस्तक रिलेटेड है फारूक सियार के फरमान से। इस फरमान के अंतर्गत ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फारूक सियार को साल का लगभग 3,000 रुपये दे देते थे, और उसके अलावा उनको कोई भी और टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ब्रिटिशर्स का जो गुड्स, जो उनका सामान है, इधर से उधर मूव कर रहा है, तो कोई लोकल रूलर वगैरह उस पर टैक्स ना लगा दे, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, एक कागज़ इशू करते थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट इशू करते थे, उसका नाम था दस्तक। तो दस्तक को दिखा देने के बाद पता चल जाता था कि हाँ, मुगल बादशाह की छूट मिली हुई है इसको। ठीक है, तो दस्तक क्या हो जाएगा, तो इट वॉज ए ट्रेड परमिट सैंक्शनड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द मुगल गवर्नमेंट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट 16 का ए। किससे रिलेटेड है आपको पता चल गया, फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया था, कब, 1717 ईस्वी में। ठीक है, और इस फरमान के अंतर्गत ब्रिटिशर्स को अपने ट्रेड पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, बस एक लमसम अमाउंट वो साल का दे देते थे सीधा मुगल बादशाह को। तो पढ़ लीजिए। आइए 17th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ दोस्तों, कि ही वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही दोस्तों। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लास्ट युद्ध था टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इसमें जो है टीपू सुल्तान की इसमें हत्या हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर सेकंड देखिए, फतहुल मुजाहिदीन इज ए मिलिट्री मैनुअल दैट वाज रिटन बाय टीपू सुल्तान। देखिए स्टेटमेंट एक्चुअली सही है लेकिन फिर भी गलत है। ठीक है, एक्चुअली फतहुल मुजाहिदीन टीपू सुल्तान का ही मिलिट्री मैनुअल है, बट देखिए राजा लोग क्या करते हैं ना, खुद से कुछ कोई भी चीज़ नहीं लिखते थे। जैसे आप सोचिए कि अकबर नामा है, तो अकबर नामा इज रिलेटेड टू अकबर बट इट इज रिटेन बाय अबू फजल। उसी तरह से फतहुल मुजाहिदीन इज रिलेटेड टू टीपू सुल्तान बट इट इज रिटेन बाय जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन सुस्तारी। फतहुल मुजाहिदीन किससे रिलेटेड है, एक मिलिट्री मैनुअल है, किससे रिलेटेड है, तो टीपू सुल्तान से रिलेटेड है, पर इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है जैनुल आबेदीन सुस्तारी ने। ठीक है, बेसिकली टीपू सुल्तान ने इसको बोला होगा कि देख मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ, तुम ऐसे ऐसे लिखो। ठीक है, तो राजा लोग ऐसे ही करते थे, वो लोग तो खुद से नहीं लिखते थे, उनके पास उतना समय नहीं रहता होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इसका गलत है दोस्तों। ठीक है, फतहुल मुजाहिदीन किसके द्वारा लिखा गया है, तो जैनुल आबेदीन सुस्तारी के द्वारा लिखा गया। सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। थर्ड पढ़िए, he was created as the pioneer of rocket technology. He was credited as the pioneer of the rocket technology in India. तो ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, तो वहाँ से उसको बहुत सारे रॉकेट के प्रोटोटाइप्स मिले थे, और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोटोटाइप्स को यूज करके ही ब्रिटिशर्स ने आगे चल के रॉकेट को डिजाइन किया। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लीजिए।
आइए 18th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स। दोस्तों आपको पता है कि जब टीपू सुल्तान को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने तो उनका फिर रुझान हो गया मराठा की तरफ। हालांकि फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार था वो टीपू सुल्तान के रहते हुए ही हो गया था, बट सेकेंड और थर्ड टीपू सुल्तान के बाद ही हुआ। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई? तो ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए जब सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ दोस्तों, तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बाद जो पेशवा था उसने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। ठीक है, और सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। ठीक है, और इस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसाइन। ट्रीटी ऑफ बसाइन के अंतर्गत जो ये पेशवा था, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम तो काफ़ी ये था, अच्छा पेशवा था, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, अपने राज्य को बचाने के लिए उसने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार के साथ जो एसोसिएटेड ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ बसाइन। ठीक है, फिर जो थर्ड एंग्लो मराठा वार है दोस्तों, थर्ड एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक है, तो इस ट्रीटी ऑफ पूना के अंतर्गत अब क्या हुआ कि जो पेशवा है उसने अपने पेशवा से उससे ले लिया गया। ठीक है, और उसको फिर पेंशन देने दिया जाने लगा। ठीक है, कि तुम भाई जाके बैठो कानपुर में, कानपुर में भी कहाँ, बिठूर में, और अब बस पेंशन लो। ठीक है, और उसके बाद इसके जो बेटे थे, ये लास्ट पेशवा के जो बेटे थे यानी तात्या टोपे, उनको ब्रिटिशर्स ने पेशवा मानने से भी मना कर दिया दोस्तों। इसलिए तात्या टोपे जो है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, तो ये सब आपको ऐसे एसोसिएट करके याद रखना है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ वडगांव से, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ बसाइन, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है ट्रीटी ऑफ पूना। सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान जो है पेशवा ने अब सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये है कि मैं कोई सेना नहीं रखूंगा अपनी, मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए आप सेना रखो और पैसे मैं दूंगा। दोस्तों ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ टीटी ही थी, और इस कारण से ही धीरे धीरे करके इंडियन रूलर्स कमज़ोर होते चले गए, क्योंकि आर्मी का पैसा इंडियन रूलर भर रहा है। ठीक है, और आर्मी का कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के पास में है। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरी कोई ट्रीटी हो ही नहीं सकती थी, और इसी कारण से धीरे धीरे इंडियन रूलर्स के पास लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो गई, और ब्रिटिशर्स ने आसानी से हम लोगों को अपना गुलाम बना लिया। तो खैर फिलहाल यहाँ करेक्टली मैच्ड ओनली वन है दोस्तों, यानी कि डी। पढ़ लीजिए दोस्तों। 19th क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। तो दोस्तों प्राउड रिजर्व रिलेटेड है लॉर्ड लिटन से। इसका मतलब प्राउड रिजर्व का मतलब ये है कि साइंटिफिक फ्रंटियर्स पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा साइंटिफिक फ्रंटियर्स पर। और साइंटिफिक फ्रंटियर्स क्या है? देखिए इनका ऐसा मानना था ना कि ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि रसिया क्या कर सकता है, ये अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया पर कंट्रोल कर सकता है, यानी इंडिया पर युद्ध छेड़ सकता है। तो इसी कारण से ये लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, अफगानिस्तान में इसने ब्रिटिश फौज भेज दी थी। हालांकि बहुत गंदी हालत हुई थी, किसी तरीके से एक बार जीत तो गया था। फिर एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ गंडमक। आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ गंडमक रिलेटेड है अफगानिस्तान के साथ। तो वहाँ पे क्या किया कि ब्रिटेन की कुछ फौज को वहाँ पर बिठा दिया गया, लेकिन फिर वहाँ के कबीले वाले उठे और उन सारे लोगों को उन लोगों ने मार दिया। मतलब ब्रिटिशर्स जीत गए और वहाँ पर उनकी फौज को बिठा दिया गया। ठीक है,
फिर जब वहाँ के ट्राइबल्स लोग उठे, ठीक है, उनको गुस्सा आया कि भाई ये बाहर की फौज हम लोग पर क्यों आकर के यहाँ पर रह रही है, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि सभी के सभी को मार दिया, ठीक है। तो ये रिलेटेड है सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर से, ठीक है। और ऐसा करने वाले थे लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन का कहना था कि जो साइंटिफिक फ्रंटियर्स है वहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल होना चाहिए। साइंटिफिक फ्रंटियर्स में उसने अफगानिस्तान वगैरह को माना। तो डी इसका राइट आंसर है। प्राउड रिजर्व इज रिलेटेड टू लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की सारी पॉलिसीज को रिवर्स कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। आप ऐसा याद रखिए, लिटन द बैड, लिटन बुरा था और रिपन अच्छा था, ठीक है। रिपन ने काफ़ी सारे ऐसी पॉलिसी जो जो लिटन लेकर गया था उसको उसने अपोज कर दिया था दोस्तों। तो पढ़ लीजिए। देखिए, लिटन बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1876। ही स्टार्टेड ए न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है, विच वॉज एम्ड एट हैविंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफ गार्डिंग स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। लिटन इन्वेडेड अफगानिस्तान लीडिंग टू द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ब्रिटेन वोन ऑल द बैटल्स एंड अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ गंडमक वॉज साइंड, ठीक है। तो ये आपका इसका हिस्ट्री है दोस्तों। फिर आइए 20th क्वेश्चन में। देखिए, ये सारे जो है ना टर्म रिसालो, तो आपको सीधा पता रहना चाहिए कि ये शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी है, लतीफ़ ने लिखी है रिसालो, ठीक है। और ये कब की बात है? ये लगभग 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी यानी 1750 तक लतीफ़ जिंदा था, तो आप समझ लीजिए उसने कब लिखा होगा, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी है बुक रिसालो। देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ लिव्ड फ्रॉम 1689 टू 1752, ठीक है, राइटिंग मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। लतीफ़ यानी 18वीं शताब्दी के पहले हाफ में, यानी 1700 से 1750 के बीच में उसने अपनी सारी पोइट्री लिखी है। लतीफ़ इज वाइडली हेल्ड टू बी ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज का ये पोएट थे। मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री वॉज कलेक्टेड इनटू ए सिंगल वर्क नाउ रेफर टू एज शाह जो रिसालो। तो रिसालो इज रिलेटेड टू लतीफ़, रिसालो लतीफ़, ऐसे याद रखिए आप। आइए 21वें क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है। अभी ये सब पॉलिसी आपको याद रखना है दोस्तों। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर सब्सिडियरी अलायंस, ये सब किससे रिलेटेड है, कौन ले आया नहीं ले आया, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। द पॉलिसी ओनली एम्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन टेरिटरीज फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। दोस्तों ये एक्चुअली गलत है। देखिए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर है ब्रिटिश टेरिटरी और यहाँ पर है इंडियन टेरिटरी, यहाँ पर है इंडियन टेरिटरी, यहाँ पर है इंडियन टेरिटरी, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी, यहाँ पर इंडियन टेरिटरी। तो अगर ब्रिटिश को अपनी टेरिटरी बचानी है तो ये क्या करते थे ना, बीच में एक बफर स्टेट, ये सारे हो गया बफर स्टेट। मान लो इधर से मराठा आएंगे तो ब्रिटिश तक पहुँचने से पहले इसको इससे होकर गुजरना होगा। ये मान लो है अवध। तो अवध के नवाब से ये क्या करते हैं ना थे ना, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते थे। जैसे कि आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने अवध के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि मराठा हम तक पहुंचने से पहले पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो जाए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ना सिर्फ अपनी टेरिटरी को बचाएंगे, वो लोग अवध में जब मराठा अटैक करें ना तो अवध के तरफ से ही लड़ेंगे, से भी लड़ेंगे, ताकि मराठा आगे तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि अगर एक बार अवध को हरा दिया तो अगला टारगेट तो ब्रिटेन ही होगा ना। तो इसीलिए द पॉलिसी ओनली एम्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन टेरिटरीज फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, ठीक है। जो फ्रेंडली स्टेट्स थी उनको भी ये लोग बचाते थे इसके तहत। फिर सेकेंड देखिए, फिर थर्ड स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए कि वेलेस्ली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया ऑफ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तो दोस्तों एक्चुअली वेलेस्ली इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वेलेस्ली रिलेटेड है आपका
सब्सिडियरी अलायंस से। वेलेस्ली वर्ड आपको याद रखना है, सब्सिडियरी अलायंस। और रिंग फेंस जो है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स है, तो थर्ड भी गलत है। वेलेस्ली किससे एसोसिएटेड है? सब्सिडियरी अलायंस है। रिंग फेंस किससे एसोसिएटेड है? तो रिंग फेंस एसोसिएटेड है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सेकेंड देखिए, स्टेट्स अंडर द रिंग फेंस सिस्टम वेर एश्योर्ड ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम कंपनीज एक्सपेंडिचर। ये गलत है दोस्तों। जिन भी स्टेट्स को ब्रिटिश हेल्प करेंगे ना, यानी आर्मी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ब्रिटिश इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि अपने पैसे से वो इंडियंस को बचाएंगे या अपनी आर्मी भेजेंगे इंडियंस किसी स्टेट को बचाने के लिए और खर्च अपना करेंगे। ठीक है, वो खर्च इंडियन स्टेट रूलर से ही वसूलते थे, कंपनीज एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जिस स्टेट को वो लोग हेल्प कर रहे हैं उससे वो लोग पैसा वसूलते थे उसका। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है, सेकेंड गलत है, थर्ड भी गलत है। तो इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा, ऑल टू ऑल इनकरेक्ट है दोस्तों, डी ऑल ऑफ द अबव। आप ये याद रखिए कि रिंग फेंस सिस्टम के तहत अगर ब्रिटिशर्स मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे तो उसके वो लोग पैसे स्टेट से चार्ज करते थे, ना कि कंपनी देती थी। पढ़ लीजिए। आइए 22nd क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को कौन लेकर के आया है? तो मैंने आपको बता दिया, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को लेकर के आया है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया है ब्रिटिश की तरफ से। हालांकि ये आइडिया पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था किसने? ड्यूप्लेक्स ने। ठीक है, ड्यूप्लेक्स क्या था? फ्रेंच गवर्नर था। कहाँ का? पौंडीचेरी का। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस के तहत क्या होगा? इंडियन रूलर अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी आर्मी रखेंगे और उसके पैसे इंडियन देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट अ परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। हाँ बिल्कुल सही है, ब्रिटिश आर्मी जो है वो इंडियन स्टेट में रखनी पड़ती थी सब्सिडियरी अलायंस के तहत। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड देखिए, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड बेंटिंग। बिल्कुल गलत है, अगर या तो वेलेस्ली का नाम हो या फिर ड्यूप्लेक्स का नाम हो तो सही है इसका आंसर, नहीं तो बेंटिक इसका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए, वन ओनली। ये पढ़ लीजिए आप लोग। ये सारी पॉलिसी का डिटेल्स, कौन लाया, कौन उससे एसोसिएटेड है, ये सब आपको एकदम अच्छे से याद रखना है दोस्तों। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज यूज बाय द ब्रिटिश टू कीप नेपोलियन एट ए डिस्टेंस। देखिए, नेपोलियन को रोकने के लिए, ये देखिए नेपोलियन हारा था 1815 में वाटरलू में। ठीक है, और नेपोलियन का डर बना हुआ था ब्रिटिशर्स पे, वही लगभग 1800 से लेकर के 1812-13 इस टाइम तक। ठीक है, इस टाइम तक ब्रिटिशर्स जो है डरे हुए थे नेपोलियन से। इंडिया में 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट कर दिया है सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, तो सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट कर दिया है इंडिया में 1802 में। इसके तहत क्या है कि तुम सेना मत रखो, मैं सेना रखूंगा और मुझे पैसे दो इस सेना के लिए। ठीक है, तो अब सोचिए कि ये टाइम मैच कर रहा है, तो आप मार दीजिए ना कि नेपोलियन को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की? तो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी स्टार्ट की। इसके तहत क्या होगा ना कि ब्रिटिशर्स के पास एक बड़ी आर्मी रखने के लिए खूब पैसे होंगे, कि सभी स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए वो उसी से पैसा वसूल रहे हैं और अपनी आर्मी में उसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेपोलियन को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? तो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी अपनाई।
23rd को पढ़ लीजिए। 24th पर आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर कोई इंडियन रूलर, उसका अपना बेटा नहीं है यानी अपना सन नहीं है, कोई आगे का उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो अगर वो एडॉप्ट कर लेता है बेटा, तो उस एडॉप्टेड सन को, ठीक है, उत्तराधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है, वैसे राज्य पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाएगा। इसी को कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसी के तहत आपको पता है सतारा, नागपुर, जैतपुर, संभलपुर और झांसी, ये पांचों नाम आप याद रखिए। सतारा, नागपुर, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, इन पांचों जगह पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। लेकिन अवध पर नहीं कब्जा किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अवध पर कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने मिस गवर्नेंस का नाम दे करके, ठीक है। ये पांच नाम आप याद रखिए दोस्तों कि सतारा, नागपुर, झांसी, फिर जैतपुर और फिर संबलपुर, ठीक है। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर, इन पांचों जगह पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। इसमें से कोई भी स्टेट देख करके आपसे पूछ सकता है कि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कब्जा किया था या नहीं किया था। और अब क्या है ना, यूपीएससी अब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को ही अवॉर्ड करेगी। वो एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन याद ही रहना चाहिए, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है कि नहीं है? इट गेव पावर टू डील विद द सक्सेशन ऑफ हिंदू इंडियन स्टेट्स। हाँ, तो पहला पढ़िए, इट गेव पावर टू द ब्रिटिश टू डील विद द सक्सेशन ऑफ हिंदू इंडियन स्टेट्स। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए, सतारा एंड नागपुर वेर एनेक्स्ड अंडर द पॉलिसी, ये भी सही, मैंने तो आपको बता ही दिया। तो स्टेट राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाने वाले कौन थे? तो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब तक था इंडिया में? ये 1848 से लेके 1856 के आसपास था। डलहौजी के बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। आपको एकदम क्रोनोलॉजी से सारे गवर्नर जनरल्स, वायसरॉय का भी नाम याद रहना चाहिए और उसके टाइम में क्या क्या पॉलिसीज आई, ठीक है। इस सब का कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। आप बोलेंगे कि कैसे याद रहता है, तो मैं यही बोलूँगा भाई, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद रहता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिए। आइए 25th क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। ठीक है, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन क्या है? 1857 की क्रांति के बाद, जब हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जीत जाती है, किसी तरह से दबा देती है विद्रोह को, ठीक है, तो इसके बाद जो ब्रिटेन की क्वीन है वो अपने हाथ में पूरी सत्ता ले लेती है। और उस टाइम से जो ब्रिटिश पॉलिसी शुरू होती है उसी को बोला गया है पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन, ठीक है। तो अब बोलिए, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन क्या हो गया? तो पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन हो गया द पैरामाउंट सुप्रीमेसी ऑफ द क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन। इसके पहले सुप्रीमेसी किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी इंडिया में, लेकिन अब जो है किसकी सुप्रीमेसी रहेगी? क्राउन की। एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स, और बाकी जो स्टेट्स हैं हालांकि उनको उनका राज्य दे दिया गया है, लेकिन वो ये मानेंगे कि जो क्राउन है यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी है, ठीक है, वही हमारी भी महारानी है, यानी हम लोग उनके अंदर में रूल कर रहे हैं। और ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको फिर कौन सी उपाधि दी गई? तो उनको उपाधि दी गई दोस्तों काइसर ए हिंद, यानी इंडिया की रानी। तो पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन इज द पैरामाउंट सुप्रीमेसी ऑफ द क्राउन एंड सबॉर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लीजिए दोस्तों।
आइए 26 क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन। देखिए सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, सबॉर्डिनेट यूनियन, ठीक है, ये सारे ब्रिटिश के पॉलिसीज थे इंडियन रूलर्स के टुवर्ड्स अलग अलग टाइम पे। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब क्या है? तो देखिए सबॉर्डिनेट आइसोलेशन का ये मतलब है, ऑप्शन नंबर आइसोलेट द प्रिंसली स्टेट हु डज नॉट सपोर्ट ब्रिटिश पॉलिसी, ये गलत है। प्रोटेक्ट द नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी गलत है। स्टेट्स गिविंग अप ऑल एक्सटर्नल सोवरेंटी बट रिटेन सोवरेंटी इन इंटरनल अफेयर्स, यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। सबॉर्डिनेट आइसोलेशन का यही मतलब है कि जो राज्य हैं वो उनको बाकी सबसे अलग थलग कर दिया, ठीक है। एक राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है, ये आपस में कोई डीलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपस में तभी तो डील कर पाएंगे ना जब इनके पास कोई भी एक्सटर्नल पावर रहेगा, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से बातचीत कर सकता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स सारा ले लिया ब्रिटिशर्स ने अपने पास, तो यानी सभी राज्यों को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया, यानी कोई आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। अंदर तुमको जो करना है करो, इंटरनल अफेयर्स तुम्हारा काम है, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स हम देखेंगे। अब एक्सटर्नल अफेयर्स चूंकि हम देखेंगे तो राज्य ए को राज्य बी से दोस्ती रखनी है या लड़ाई करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये ब्रिटिश डिसाइड करेगा, ये राज्य ए और बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसी को बोला जा रहा है सबॉर्डिनेट आइसोलेशन, यानी कि जो मेरे अंदर है उन लोगों को सभी को आपस में अलग अलग कर दिया गया, यानी सभी राज्य जो ब्रिटिश कंट्रोल में है वो लोग आपस में मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। स्टेट्स गिविंग अप ऑल एक्सटर्नल सोवरेंटी, यानी एक्सटर्नल पावर सारी खत्म हो गई, अब एक दूसरे से कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सब एक दूसरे से आइसोलेटेड हो गए, अलग हो गए हैं, बट रिटेन्ड सोवरेंटी इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, सबॉर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब यही है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों ने फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 18 सेशंस आएंगे, कुछ छोटे छोटे होंगे, कुछ थोड़े बड़े होंगे। विथ पेशेंस आप सारे के सारे सेशंस अटेंड करिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से कोई शॉर्टकट मांगेंगे कि मुझे फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं और मुझे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते हैं, इसका कोई शॉर्टकट बता दो, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। मुझे खुद याद नहीं रहते हैं, मुझे खुद ही कई बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और इसीलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप उसको बार बार रिवाइज करिए और आ करके मेरे एमसीक्यू को सॉल्व करिए, आप सभी का बहुत फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।